प्रस्तुत शो सूर्यास्त के पहले रिकॉर्ड कर लिया गया था। इसे बनाने का उद्देश्य आप तक महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानकारी पहुंचाना है। इसमें संबंधित विषय को आपके समक्ष प्रकट करने का प्रयास किया गया है। तत्संबंधी कार्य करते समय अगर जाने अनजाने में किसी व्यक्ति या समुदाय को ठेस पहुंचे तो सारथी सेवा समूह क्षमा प्रार्थी है। इसमें बताए गए तथ्य या जानकारी की जिम्मेदारी पूरी तरह सारथी सेवा समूह नहीं लेता। पावर बॉडी केयर अश्वगंधा के गुणों से भरपूर, दे अपने परिवार को वो सुरक्षा जो उनका हक है। संपर्क करें 9425462862। बोलिए वर्तमान शासन नायक 1008 श्री महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज की जय। एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आप सभी का सारथी सेवा समूह स्वागत करता है। वाक युद्ध के 5वें दिन में हम हर दिन पिछले 4 दिन से ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो हमेशा कौतूहल का विषय रहे हैं। आज का हमारा विषय है वर्तमान नारी आधुनिक नारी, और इस पर एक बड़ी बहस आपके समक्ष सारथी सेवा समूह की इस विशेष प्रस्तुति से आपको देखने मिलेगी। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे आपको लेके चलता हूं इलक्षरी के पास। इच्छा महाराज जी। तो वर्तमान में नारी काफी उड़ान पर है और उस उड़ान की दिशा सुनिश्चित है कि नहीं, इस पर विचार करना है। क्योंकि सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ तो रति और काम से हुआ। सृष्टि के प्रारंभ जैन दर्शन के अनुसार यदि सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो वज्र और ऋषभदेव के पिता नाभिराय और उनकी मां मरुदेवी से हुआ। सृष्टि का प्रारंभ अगर कहीं से हुआ है तो हम अनेक धर्मों के अनुसार आदम और हव्वा से भी मान सकते हैं। कोई इंसान से मानता है, कोई मनु की संतान से मानता है, तो इन सब चीज से। लेकिन वहां पर 2 भूमिकाएं अवश्य रही हैं, एक पुरुष की और एक नारी की। वर्तमान में हमारी नारी आधुनिक नारी बनने की ओर चल रही है। तो इसका मूल्यांकन हमें करना है कि आधुनिकता किस रूप में हो, कैसी आधुनिकता, किस प्रकार की आधुनिकता, और उस आधुनिकता का लाभ समाज को, राष्ट्र को, विश्व को किस रूप में मिलेगा, इस पर देखें। तो आइए हम एक छोटी सी रिपोर्ट आपके लिए बताते हैं। राजनीति के क्षेत्र में महिला आरक्षण की बात चली, नारी सशक्तिकरण की बात चली, और इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में नारी के लिए को एजुकेशन या समानता की बात चली। तो वहीं पर रोजगार के अवसरों में नारी को अवसर देने के लिए भी काफी बात चली। तो ऐसी स्थिति में जहां पर नारी पहले गृहिणी तक ही सीमित रहती थी, आज वह महिला कामकाजी महिला बन चुकी है। जब कामकाजी महिला बन चुकी है तो इसके साथ प्रतिभा बहुत है और प्रतिभा का उपयोग किया जा रहा है। यहां तक कि सेना के क्षेत्र में भी अब नारी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। तो मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। यहां पर कविता लाड़िया भी बैठी हुई जो काफी जी, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो विशेषज्ञ आए हैं मैं उनका थोड़ा सा परिचय दे दूं आपको। हमारे साथ आज पैनलिस्ट में जो है सबसे पहले आई हैं श्रीमती कविता लाड़िया जी, वाइफ ऑफ अनिल लाल जी, जो समाज सेविका हैं, विश्व हिंदू जागरण महिला की जिलाध्यक्ष हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सहयोगी सदस्य रह चुकी हैं। और दूसरे नंबर पर हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती सुमन जैन जी, वाइफ ऑफ मनोज सक्सेस जी,
एम इकोनॉमिक्स एमएड गवर्नमेंट टीचर हैं और शासन द्वारा सम्मानित हो चुकी हैं शिक्षा के क्षेत्र में। हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती रजनी जैन जी, वाइफ ऑफ विकास कुमार जैन, सामान्य गृहिणी हैं। और हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती सुनीता जी, वाइफ ऑफ वसंत कुमार जी, ये भी सामान्य गृहिणी हैं। तो आज की इस चर्चा को हम शुरू करते हैं। इलेक्शन के पास लेके चलते हैं आपको। तो क्या आप ये मानती हैं सुमन जी कि नारी को स्वतंत्र होना चाहिए, स्वच्छंद? इस पर आपकी क्या अवधारणा स्थिर हो रही है? स्वामी महाराज जी, इस विषय पर मेरा कहना है कि नारी को स्वतंत्र होना चाहिए, स्वच्छंद नहीं। क्योंकि यदि नारी स्वतंत्र है, अनुशासित है, संस्कारित है, तब तक तो वो हमारे भविष्य का, देश का निर्माण कर लेगी। पर यदि स्वच्छंद हो गई तो वह भौतिकता की तरफ जाएगी, जो कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति का ह्रास करेगी, देश का निर्माण में हमारे विनाश कर देगी। तो महिलाओं का स्वतंत्र होना जरूरी है, बट संस्कारित हो, अनुशासित हो, यह भी जरूरी है। लेकिन आप स्वच्छंदता में क्या परिभाषित करेंगी? स्वच्छंदता में एक उनकी मर्यादा होना चाहिए, एक उनका रीति होना चाहिए। वर्तमान की जो स्वच्छंदता है उसमें ना तो कोई मर्यादा है, ना कोई रीति है। उस वजह से आजकल के जो बच्चे हैं स्वच्छंदता की होड़ में आगे चल तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे उनका जो भविष्य है अंधकारमय होगा। ना वहाँ संस्कृति है, ना संस्कार है, ना रीति है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। नहीं, लेकिन एक बात यहाँ पर आ रही है कि जैसे मान लीजिए कोई एक मकान बनाया जाए और ऐसी छत बनाई जाए जिसमें पिलर ना हो, क्या ये संभव है? नहीं महाराज जी। तो फिर स्वच्छंदता पर आप क्या सोचती हैं? ऐसी ही छत बनाने की बात है कि और दूसरी है? नहीं महाराज जी, छत ऐसी तो बनाए जिसमें पिलर हो, लेकिन ऐसी भी ना हो कि उस छत का कोई आधार ही ना हो। स्वतंत्रता दे दी हमने बच्चों को, लेकिन यदि हमने उनको जरूरत पड़ने पर उन्हें रोका नहीं, टोका नहीं, संस्कारित नहीं किया कि नहीं बेटा ये गलत है, ये अपन को नहीं करना, तो बच्चे कैसे वो चीज़ें सीखेंगे? पैनल में हम कविता जी आपसे चर्चा करना चाहते हैं। स्वामी महाराज जी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कविता जी कि ये बताइए कि आप क्या आप मान्यता क्या रखती है कि स्वतंत्र किस सीमा तक होना चाहिए नारी को? पहले तो मुझे नारी के बारे में यहाँ पे बात करने बुलाया है, तो मैं दो बातें कहना चाहूँगी महाराज जी। मातृशक्ति यदि नहीं बची तो बाकी यहाँ रहेगा कौन? प्रसव वेदना लालन पालन सब दुख दर्द सहेगा कौन? मानव हो तो दानवता को छोड़ो, फिर ये उत्तर दो, इस नन्ही सी जान के दुश्मन को इंसान कहेगा कौन? बात आती है नारी स्वतंत्रता को लेके, तो हमेशा नारी की स्वतंत्रता उसकी पढ़ाई से है, नारी की स्वतंत्रता उसकी बात करने की आज़ादी से है, नारी की स्वतंत्रता उसके घर से बाहर निकलने में है, वो बाहर निकल के काम करना चाहती है। स्वच्छंदता के जो परिभाषाएं लगाए जाते हैं कि स्वच्छंदता क्या है? स्वच्छंदता है कि अगर हमसे बड़ा भी हमसे कुछ कह रहा है और हम उन्हें जवाब देते हैं, हम उनसे है ना, हमारे यहाँ मर्यादा के जो दायरे जो बनाए गए हैं, हमारे माता पिता कह रहे हैं कि बेटा तुम्हारे लिए चीज़ गलत है, और हम उनसे कहते हैं, हमारी स्वतंत्रता कहती है कि हाँ हमें बाहर जाना चाहिए, लेकिन हमारे माता पिता कहते हैं कि भाई तुम्हारा बाहर जाना इस लेवल तक तुम्हारे लिए गलत है, और हम उनसे तर्क वितर्क करते हैं बिना उसका दुष्परिणाम जाने। ये स्वच्छंदता कहलाती है। नहीं, अगर आप ये कहती हैं कि तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए तो आप ही अपने आप में शायद परस्पर में विरुद्ध हो रही हैं। नहीं, मैं क्योंकि आपने अभी कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलना चाहिए, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो समाप्त हो जाएगी फिर अगर तर्क वितर्क नहीं करेंगे। मैं कहना चाहूँगी, जैसे मान लीजिए मुझे बताया गया, हम एक छोटी सी बच्ची हैं, माना कि मैं अभी एक बहुत छोटी बच्ची हूँ और मेरी माँ ने कहा कि बेटा ये चूल्हा जल रहा है, ये चूल्हा जल रहा है, अगर ये लकड़ी को तुम छुओगी तो तुम जल जाओगी। या तो मैं अपनी माँ की बात मान लूँ क्योंकि वो इसको भोग के देख चुकी हैं, और या मैं कहूँ नहीं मुझे छू के देखना है और मैं जिद करूँ कि नहीं मैं छू के ही देखूंगी कि ये लकड़ी गर्म करने से मुझे क्या मिलता है। तो हमने, हमारे जो पूर्वज हैं जो भोग के आए हैं, जो समझ चुके हैं कि जीवन में इस रास्ते पे जाने पे हमें क्या मिलने वाला है, उन बातों पे बार बार डिबेट करना, जो वो सही कह रहे हैं, क्योंकि अपने जीवन में वो एक आयाम को जी के आए हैं, उम्र का एक पड़ाव देख के आए हैं। तो हमारे जो भी बुद्धिजीवी भी रहे हैं वो भी बहुत कुछ सीख के ही हमें कुछ कहते हैं, और हम उन बातों में जो शायद हमारे लिए ही सही है, और फिजूल का तर्क वितर्क करना भी कुछ हद तक गलत है।
कुछ हद तक। नहीं तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या इसमें बाधित नहीं होगी? नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी एक है ना आयाम होना चाहिए ना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या, जैसे मान लीजिए मैंने ये साड़ी पहन रखी है, मैंने ये साड़ी अभी इस समय पहन रखी है, मेरे ब्लाउज की आस्तीन ये है और मेरी अभिव्यक्ति ये कहती है मैं इसमें अगर यहाँ पे मैं गोल धब्बे या इसको काट लूँ थोड़ा सा, क्योंकि आजकल मॉडर्नाइजेशन है, मेरी पीठ पूरी दिखे, तो क्या ये स्वतंत्रता के आयाम है कि मैंने साड़ी भी पहनी, लेकिन साड़ी पहनने का मेरा तरीका किस तरीके का है? भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारी चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए होती है। जैसे मैं पढ़ना चाहती हूँ और मुझे मेरे माँ बाप कह रहे हैं कि नहीं मैं तुम्हें नहीं पढ़ाना चाहता, तुम घर में बैठ जाओ, और मैं पढ़ना चाह रही हूँ, ये स्वतंत्रता मेरी अच्छाई के लिए कि मुझे पढ़ना है। लेकिन वहीं पे ये स्वतंत्रता कि नहीं मुझे ना, अगर देखिए ग्राउंड पे हम जाते हैं तो ग्राउंड पे हम साड़ियाँ नहीं पहन सकते, हमें हाफ पैंट या शॉर्ट पहनना है। लेकिन मैं ये कहूँ कि मुझे इतनी सर्दी में शॉर्ट पहन के रोड पे घूमना है, ये किस प्रकार की स्वतंत्रता है? हमें हमारे मन मस्तिष्क में हमारे लिए जो अच्छा है, जो हमारे गोल अचीवमेंट के लिए अच्छा है, वो सारी चीज़ें अच्छी हैं। जो हमें अपनी गोल अचीवमेंट से दूर ले जाते हैं वो सारी चीज़ें शायद बुरी हैं, जो हमें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था, आप रजनी जी जरा आप माइक को संभालें थोड़ा सा। माइक 3 है अपने पास, एक नहीं है, माइक की व्यवस्था बहुत अच्छी है, आप एक उनको दे दीजिए, आपके पास 2 और रखे, उनको चालू कर लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि मान लीजिए स्वतंत्रता नहीं दी गई तो नारी का क्या शोषण नहीं होगा? इच्छा ही महाराज जी, नहीं महाराज जी, स्त्रियों को स्वतंत्र होना चाहिए, ना कि स्वच्छंद होना चाहिए। यदि वो स्वच्छंद हो जाएंगी तो व्यभिचारिणी हो जाएंगी, घर से निकलेंगी, कुछ भी कपड़े पहनेंगी, कुछ भी बोलेंगी, कहीं भी खाएंगी, ना कि यदि स्वतंत्र रहेंगी, स्वच्छंद होंगी तो वो अपना रूप ही दिखाएंगी बाहर जाके। नारी केवल रूप दिखाने के लिए नहीं है, वो घर के कामकाज के लिए, परिवार के लिए है। और यदि घर से बाहर नारी निकलती है तो रूप भी दिखाती है, लेकिन वो घर में परिवार को भी संभालती है। तो आप क्या ऐसा मानती हैं कि शोषण नारी का हो रहा है वर्तमान में कि नहीं हो रहा है? शोषण हो भी रहा और नहीं भी हो रहा। 2 बात क्यों कह रही हैं आप? एक बात पर स्थिर हो सकते हैं क्या? जी महाराज जी, शोषण हो रहा है। शोषण अगर हो रहा है तो शोषण को रोकने के लिए स्वतंत्रता आवश्यकता है कि नहीं? स्वतंत्रता की स्वतंत्रता आवश्यक है महाराज जी। तो फिर स्वतंत्रता का आप स्वीकार कर रही हैं कि स्वतंत्र नारी होना चाहिए, लेकिन आप ये कहना चाहिए स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। हाँ, तो स्वतंत्र होना चाहिए, ना कि स्वच्छंद। स्वच्छंद होगी नारी तो वो बाहर कुछ भी खाएगी पिएगी, ना अपने बच्चों को संभालेगी, ना परिवार को संभालेगी, बस वो बाहर ही रहेगी। तो उसको अपने परिवार को संभालना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए उसको। तो आप इस बात से सहमत हैं सुनीता जी की स्वतंत्र होना चाहिए, स्वच्छंद होना चाहिए? आप किस पर हैं सहमत? इच्छा है महाराज जी, स्वतंत्र तो होना चाहिए, लेकिन स्वतंत्र ऐसा होना चाहिए कि नारी अपना डिसीजन खुद भी ले सके, कुछ भी करना हो तो दूसरों पर आधारित ना हो। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो क्या इसमें दिक्कत क्या है? यदि वो अपने विवाह का निर्णय खुद लेती है लड़की, तो इसमें क्या आपत्ति है? अकेला विवाह का नहीं है महाराज जी। आपने कहा ना अभी कि नारी को स्वतंत्रता इतनी होना चाहिए कि वो अपना निर्णय खुद ले सके। तो एक लड़की है, उसकी शादी करना है तो शादी का निर्णय वो खुद ले ले, इसमें क्या दिक्कत है? उसमें माँ बाप की भी रजामंदी होना चाहिए। क्यों? वो कौन होती है? मियाँ बीवी राजी, क्या करेगा काजी? माँ बाप की रजामंदी इसलिए होना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन में जितने भी जो देखे हैं तो उनको मालूम रहता है नहीं तो कि नहीं बेटी अच्छे घर जाएगी, अच्छे से रहेगी, तो माँ बाप की रजामंदी होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। अच्छे घर का निर्णय करना क्या लड़की नहीं कर सकती? अच्छे घर का निर्णय लड़कियों में इतनी समझ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? एमए पढ़ी हुई है, पढ़ने से अकेला, पीएचडी कर ली है, पढ़ने से अकेला व्यवहार नहीं समझा जाता महाराज जी। अच्छा सुमन जी, आप बताइए, आप क्या मानती हैं कि निर्णय लेने की क्षमता नहीं है क्या लड़की में? नहीं महाराज जी, निर्णय 18-19 साल की जो हो चुकी है वो अपने विवाह का खुद निर्णय नहीं ले सकती क्या? महाराज जी निर्णय तो ले सकती है, लेकिन दूरदृष्टि जो दृष्टिकोण होता है 18-19 साल की उम्र में वो उस लड़की के पास नहीं रहता है।
जो लड़की के माता पिता हैं वो भविष्य को देखते हुए उस लड़के का चयन करते हैं कि हमारी लड़की का भविष्य इस लड़के के साथ ठीक रहेगा, दूरगामी सोच रखकर, इसलिए उसका विवाह उस लड़के के साथ तय करते हैं। और यदि लड़की 18-19 साल की स्वयं ये निर्णय ले रही है कि हाँ भाई लड़का देखने में अच्छा है, घर अच्छा है और छोटी सोच रखती है उस समय, तो वो ज़्यादा समय तक उसका विवाह नहीं टिक पाएगा। भविष्य में कहीं ना कहीं उनको कठिन परिस्थितियों का या दुख का अनुभव करना पड़ेगा। लेकिन यदि एक चीज़ और महाराज जी हम जोड़ना चाह रहे हैं, यदि महिला जहाँ पर स्वच्छंद होए तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उसका शोषण होता है, और यदि महिला स्वतंत्र है और अनुशासित है, संस्कारित है, तो वह कहीं ना कहीं भी उसका शोषण नहीं हो सकता। एक चीज़ है। नहीं, आप बताइए कविता, आपका क्या विचार है इस पे, कि जब आप ये कह रहे हैं कि नारी को स्वतंत्र होना चाहिए, तो उसे विवाह निर्णय लेने की स्वतंत्रता तो दोष है, नहीं तो स्वतंत्रता का क्या मायने रहा? नहीं, बिल्कुल है, उन्हें स्वतंत्रता, अपनी जीवन साथी को चुनने की स्वतंत्रता उनको होनी चाहिए, और शायद अभी है भी, वो अपना जीवन साथी चुन सकती हैं। लेकिन शादी जो है, केवल और शादी की बात कर रहे हैं आप? क्योंकि देखिए, एक मैं बात बताऊं जी, भगवान राम की शादी सीता के साथ हुई, जी बिल्कुल, और स्वयंवर रचा गया, जी बिल्कुल, और सीता को स्वयंवर में, स्वयंवर का मतलब क्या होता है? स्वयंवर का मतलब है स्वयंवर चुनने की हमारी सनातन परंपरा रही है। जी हाँ। तो फिर इसे आप क्यों बाधित कर रही है कि हमारी लड़की का निर्णय लड़की नहीं हम लेंगे? नहीं कहा, हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल लड़कियों को लेना चाहिए, लेकिन ऐसे स्वयंवर भी होनी चाहिए कि जैसे राम जी आए थे, उनके साथ 10 लोग और आए थे, तो हमारे यहाँ की लड़कियों को भी उनके जो माता पिता हैं ऐसे 10 लड़के जो खड़े करे जो उससे विवाह करना चाहते हैं, फिर लड़की पे डिपेंड होना चाहिए कि वो 10 में से उसके लिए कौन सा अच्छा है। ऐसा स्वयंवर फिर से रचाए जाने चाहिए अभी भी परिवेश में, लेकिन किसी एक के साथ बिना कुछ जाने बांध देना वो भी गलत है। लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, काम। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगी स्वामी जी, कि जो विवाह होता है वो ना केवल 2 लोग उस जीवन में बंधने वाले होते हैं, वो 2 केवल पति पत्नी एक साथ नहीं रहने वाले, उनके माँ बाप, उनका परिवार, उनका समाज भी अभी साथ में रहने वाला है। मान लीजिए कल लड़के को कुछ हो जाता है, माना कि, या लड़की को कुछ हो जाता है, तो अगर लड़की को उसके परिवार के लोग पसंद ही नहीं करते और लड़के को कुछ हो जाता है, तो उसका जीवन बहुत ही दुखमय होता है। अगर यही शादी सारे लोग रजामंदी से करते हैं, यानी परिवार, मित्र, बंधु, समाज, तो वो लड़की का जीवन शायद कष्टमय तो है, पर उन कष्टों से वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक वो बची रहती है, क्योंकि आज उसको सपोर्ट करने वाला उसका समाज उसके साथ खड़ा है कि ये दुख की घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये कारण है कि उसे सबकी रजामंदी से विवाह करना चाहिए, लेकिन हाँ, स्वयंवर चुनने का अधिकार भी देना चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप यहाँ पर पहुँचती है कि स्वतंत्रता हो, हाँ। पर मैं ये कहता हूँ स्वयंवर भी स्वतंत्रता का प्रतीक था, जो सनातन पुराण परंपरा से हमारे यहाँ चला आ रहा है, और जिस स्वयंवर को आज बाधित कर दिया गया। स्वयंवर का पूरा अधिकार माता पिता ने अपने हाथ में ले लिया, तो ये स्वतंत्रता बाधक नहीं हुई क्या? पूरा अधिकार हाँ कुछ हद तक तो ले लिया है। अब हमारी जो दीदी हैं वो अब जब भी है ना विवाह होगा, या मेरे बेटे का जब विवाह होगा, या मेरी बेटी का जब विवाह होगा, तो आपकी ये बात को मैं मानूंगी, मैं स्वयंवर ही रचाऊंगी। उसके लिए 10 वैसे लड़के जो वो शायद वो चाहती है कि दिखने में अच्छा हो, पैसे में अच्छा हो, वो पढ़ी लिखी है तो नौकरी में अच्छा हो, एजुकेशन में अच्छा हो, उसे घर का काम करना भी आता हो, और वो बोलने में अपने माता के पिता के साथ जितना स्वीट स्पोकन है वो मेरे साथ उतना स्वीट स्पोकन है कि नहीं। अगर लड़की से पूछा जाता है कि भैया तुम्हें क्या क्या आता है, तो अब परिवेश में लड़कों से भी पूछे जाना चाहिए कि भैया मैं तुम्हारे माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार रखने वाली हूँ, मैं भी अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ, आप भी इकलौती संतान हैं, आगे जाके आपका व्यवहार मेरे माता पिता के साथ क्या रहेगा, मैं आपके माता पिता को अपने साथ रखने वाली हूँ, तो क्या एक समय पे आप भी मेरे माता पिता को अपने घर में एक साथ अपने माता पिता के साथ रखोगे? तो ये सारी प्रश्न पूछना स्वतंत्रता है। देखिए, कविता जी ने तो ये स्वीकार कर लिया है कि मैं अपने बच्चों की शादी, बच्ची की शादी स्वयंवर पद्धति से करूंगी। अब आप क्या निर्णय लेंगी? माइक चालू कर लीजिए। हाँ महाराज जी, मैं तो स्वयंवर को अपना वो नहीं समझती। क्यों? जब राम सीता का स्वयंवर हो सकता है
तो इसे उचित मानने में क्या दिक्कत है? राम सीता की महाराज जी वो बात अलग है। क्यों आपकी बात में क्यों आपने अपनी बेटी को इतना योग्य क्यों नहीं बनाया कि वो स्वयं चुनने का निर्णय ले सके? योग्य तो महाराज जी बनाएंगे जब वो होगी, लेकिन इतनी योग्य भी नहीं हो जाती बच्चे के 18-19 साल में कि अपना निर्णय खुद ले ले। माता पिता ने अपनी जिंदगी देखी है, हम लोग के भी विवाह हुए हैं, माता पिता ने हम लोग से पूछा था शादी इस जगह कर रहा है, ऐसी कर रहा है, तैयार हो, तो हम लोग ने हाँ बोली थी, मना नहीं की थी। माता पिता की रजामंदी ज्यादा जरूरी है महाराज, क्योंकि वो देखते हैं कैसा। एक मुझे बात याद आ रही कविता जी, एक आगर मालवा गांव है और एक लड़की एक लड़के के साथ भगी। उस लड़के की दोनों किडनी खराब थी, उसको पकड़ करके लेकर आए, पुलिस में रखा गया भगने के अपराध में दोनों के लिए। तो उस लड़की से कहा कि इसकी दोनों किडनी खराब है, तो बोली रहने दो खराब, शादी तो हम इसी से करेंगे। क्योंकि वो बोली राजा राणा छत्रपति हातिम के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी वार, अपनी अपनी वार। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो है ना लड़की उस लड़के से भी अलग नहीं होना चाहती जिसकी दोनों किडनी खराब है। तो ऐसी परिस्थिति में लड़की का लिया हुआ निर्णय क्या उचित है? परिणाम सामने भी आया कि 1 महीने बाद वो लड़का महाराज जी की लड़कियों को अपना निर्णय स्वयं नहीं लेना चाहिए। माता पिता समझते हैं कि हमें, देखिए मैं बीच में बोलना चाहूंगी कि हमें मतलब अगर हम वचन हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो हमें किसी वचन के दायरे में फंसना नहीं चाहिए। हमें कोई ऐसा वचन नहीं देना चाहिए जो हमारे लिए आगे जाके घातक होता है। हमें किसी भी ऐसे मतलब हमने जो भी शिक्षा ग्रहण की है उसमें हमें कोई वचन नहीं देना चाहिए। और अगर एक बार वचन दे दिया तो संस्कार हमारे कहते हैं, हमारा धर्म कहता है कि हमें वचन से नहीं मुकरना चाहिए। तो एक पहली चीज तो वचन दो मत, ऐसे किसी रास्ते पे जाओ मत जो आपके लिए दुष्गामी होगा। और या अगर वचन दे दिया है, जैसे उस लड़की ने शायद निर्णय लिया होगा कि वो वचन से अपने पीछे नहीं हट रही, क्योंकि हमारा धर्म हमें सिखाता है कि भाई वचन अगर दे दिया है तो अब वो पीछे नहीं आ सकती। फिर तो आपने छल किया, आपने एक तो सामने वाले को अपने साथ भगा ले गई, आपने प्रेम का ढोंग रचा। और उसके बाद अब ये थोड़ी ना कह रहे कि वो लड़की किस जाति की है, वो लड़का किस जाति का है, परंतु लड़का उसको पहले से नहीं पता था उसकी किडनी खराब होगी, वो भी किसी की संतान है। आपने पहले, आप ऐसा नहीं कहते कि लड़के ही बरगलाते हैं, लड़कियां भी लड़कों को बरगलाती हैं। यानी इसका मतलब आप ये मान के चलना चाहती हैं कि विवाह करने के पहले वचन नहीं देना चाहिए। हाँ। और वचन दे दिया है तो उसे निभाना चाहिए। बिल्कुल निभाना चाहिए। अब इसमें स्वतंत्रता, नारी की स्वतंत्रता पुनः स्थापित हो रही है और फिर उसकी जरूरत पड़ रही है कि नारी की स्वतंत्रता होना चाहिए। स्वतंत्रता के आयाम उसकी अच्छाई के लिए बनाए गए हैं। स्वतंत्रता जैसे मान लीजिए पहले हमें इतने घूंघट में रहना पड़ता था, आज हम मुनिषी के सामने बैठ के आमने सामने बात कर पा रहे हैं। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, कुर्सियों पे बैठे हुए हमारे किसी बड़े के सामने। स्वतंत्रता हमेशा हमारी अच्छाई के लिए बनाई गई है। भाई हमें बोलने का अधिकार, हमें घूमने का, हम इतने दिनों तक अंग्रेजों से लड़ते रहे, क्यों लड़ते रहे भाई? क्यों लड़ रहे थे हम अंग्रेजों से? क्या जरूरत थी? पढ़ाई तो वो भी दे रहे थे, हम तब भी खा पी रहे थे सारी बातें। पर कहीं ना कहीं हमें पता था कि हमारा देश है ना, हम यहाँ पे रहना चाहते थे, हम स्वतंत्र विचरण करना चाहते थे, हम अपनी बात कहना चाहते थे, हम गलत को रोकना चाहते थे। किसी गलत बात पे हम बाहर आके किसी चीज को रोक रहे हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है। हम यानी स्वतंत्रता एक सीमित होना चाहिए, सीमा है स्वतंत्रता, सीमा है स्वतंत्रता, और स्वच्छंदता की सीमा नहीं। सीमा नहीं है। मान लीजिए मुझे कहीं मेरे कपड़े पहनने की कोई सीमा नहीं है, मेरे बोलने की कोई सीमा नहीं है, मेरे मेकअप की कोई। ओके, डन हो गई बात। ये बात अपन एक बात पर निर्णय में पहुंचे कि स्वतंत्रता की सीमा होती है और स्वच्छंदता की सीमा नहीं होती है, और जो असीमित होता है वो घातक हो सकता है। इस निर्णय पर पहुंचे। अच्छा, अगली बात ये मैं आपसे लोगों से ये जानना चाहता हूँ, आप लोग बहुत अच्छी गृहिणी हैं, कि एक बात बताइए कि ये जो आज पुरुष वेशभूषा में महिला रहना चाहती है, इस पर क्या आपका कमेंट्स है? सुमन जी।
माइक चालू कर लीजिए, आपके पास माइक है। महिला में स्वयं के प्रति जो आत्मविश्वास की कमी है, उस वजह से वह पुरुषों के जैसे दिखना चाहती है। नारी का एक कहते हैं रूप बड़ा लुभावना होता है, मतलब सौंदर्य की देवी नारी को कहा जाता है। यदि नारी स्वयं में विश्वास रखे कि नहीं, मैं जैसी हूँ, भगवान ने मुझे जैसे बनाया है वह सबसे श्रेष्ठ रूप है मेरा, ना तो मैं उसे बिगाड़ूंगी ना उसमें परिवर्तन करूंगी। लेकिन वर्तमान में हो क्या रहा है, नारी को जन्म से जो रूप मिला है वह उससे संतुष्ट नहीं हो रही, वह और चाह रही है कि भाई मैं बाल कटवाऊं, लड़कों के जैसे कपड़े पहनूं, या उनके जैसे अंग प्रदर्शन करूं, या उनके जैसे दिखूं। तो उस वजह से नारी भौतिकता की तरफ जाते हुए इस पहनावे को अपना रही है। क्यों, एक बात आपको याद है क्या कि जब दशरथ जी युद्ध में गए थे तो कैकेयी ने कौन सा वेश बना करके और दशरथ की पूरी रक्षा की थी और सुरक्षित उनके लिए स्थान पर पहुंचाया था। ये कैकेयी की एक भूमिका थी। तो आप इससे सहमत हैं क्या? जी महाराज जी। यदि सहमत हैं आप तो एक बात बताइए सुनीता जी, वो कैकेयी कितनी वीर बहादुर थी, तो उसमें पुरुषत्व के गुण थे क्या? जी महाराज जी, उन्होंने सारथी बन करके और दशरथ को युद्ध में जिताया था। तो इसका मतलब हुआ कि नारी सारथी तो बन सकती है। जी। तो सारथी समूह में सम्मिलित हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है महाराज। तो आप ये बात मान करके चलना चाहते हैं कि पुरुष वेशभूषा से वीरता आएगी या स्त्री की साड़ी पहन करके भी वीरता आ सकती है? कॉन्फिडेंट तो महाराज जी दूसरे ही कपड़ों में आती है, लेकिन वो भी अच्छे हों, सलीकेदार हों, वो कपड़े पहनने में, साड़ी में जो आती है वो एक अलग रहती है, जो उसमें स्त्रीत्व रहता है। क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई भी शायद साड़ी पहनती थी। जी महाराज जी। और वीरता थी उनके अंदर। जी। दुर्गावती, महारानी दुर्गावती में वीरता थी, साड़ी पहनती थी। साड़ी पहनती थी। और जितनी हमारी देवियां हैं वो सब साड़ी में, तो उनमें वीरता है कि ये वीरता नहीं है? नहीं, वीरता तो है महाराज जी। तो पुरुष में वीरता होती है, नारी में वीरता नहीं होती है, क्या ऐसा है? नहीं महाराज जी, वीरता तो होती है नारी में। कविता जी आप बताइए, आपका क्या इस पर विचार है? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो पुरुष वेश है उसमें वीरता होती है, ये तो फील्ड की गरिमा है। कि अब मान लीजिए हम पुलिस में हैं, हम हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, या हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो हम साड़ियाँ नहीं पहन सकते। लेकिन हम घर में क्रिकेट तो नहीं खेल रहे होते हैं, हम मंदिर में गन तो नहीं चला रहे होते हैं, तो उस समय जो गरिमा है वो हमारे वस्त्र की है। ये हमारे हिंदुत्व का, हमारे देशी होने का, हमारे देश का, हमारी सहजता, सादगी और पवित्रता का प्रतीक है ये क्या पहनावा। आप ये मानते हैं कि साड़ी हिंदुत्व का प्रतीक है? हाँ बिल्कुल, पवित्रता का, सत्यत्व का, धर्म का और गरिमा का, हमारे गौरव का प्रतीक। हमारी भारत माता ही साड़ी पहने हुए हैं, हमारी देवियां। लेकिन हमारे लिए कुछ ऐसा पता है कि लियाकत अली जो थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी, उनकी बेगम जो थी जी, वो साड़ी में ही हमेशा रही। हमारा जो और एक छोटी सी जानकारी और मैं दे दूं कि मोहम्मद अली जिन्ना की बहन वो भी हमेशा साड़ी पहनती थी। हमारा जो भारत है ना, तो मुसलमान भी साड़ी पहन सकते हैं, तो आप ये कैसे कहते हैं प्रभु मुसलमान तो हिंदू हो जाएंगे अगर वो साड़ी पहनने लगेंगे तो, और अगर सलवार पहनने लगे कोई तो वो मुसलमान हो जाएंगे, ऐसा है क्या? नहीं, हमारा जो भारत है वो तक्षशिला तक, पेशावर तक, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, और कोई हमारी वेशभूषा को धारण करके हम जैसा दिखना चाहता है तो हमारे लिए अच्छी बात है, गौरव की बात है, पहनिए आप साड़ी। हम उनके पहनावे को अपनाते हैं या नहीं ये हम पे डिपेंड करता है। हमारा पहनावा है, कोई पहनने से हमारे अंदर के संस्कार अगर धारण करना चाहता है, किसी अच्छी चीज को कोई अचीव कर रहा है तो ये अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है। अगर हम उनकी बुरी चीज को अचीव कर लेते हमारे लिए बुरी बात है। हमारी अच्छाई को देना, अच्छाई को बांटना तो बहुत अच्छी बात है। हमारी बांटी हुई साड़ी वो पहनते हैं और वो अपने आप को सोचते हैं कि वो कुछ हम जैसे दिखते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हमारा हिंदुस्तान का तो खंड खंड उन्होंने किया, वो हिंदुस्तान में रहे होंगे तो उन्होंने हमारा पहनावा सीख लिया। पाकिस्तान तो उन्होंने बाद में बांट दिया, तक्षशिला और अफगानिस्तान तक हमारा देश फैला हुआ था मुनीषी। तो वो
तो कोई बात नहीं है। और वीरता नहीं, एक बात और है, जी महात्मा गांधी ने महिलाओं के साथ एक बार अन्याय किया था। जी ये बात यदि मैं कहूं तो आप लोगों को निर्णय देना है। जी बिल्कुल। क्या अन्याय किया था या अन्याय था? तो पंजाब की कुछ महिलाएं उनसे मिलने जाना चाहती थी, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि तुम लोग साड़ी पर आओ तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो क्या ये उनका कहना उचित था? क्या उस समय जो था मतलब जब महात्मा गांधी ने ये प्रश्न जब उठाया था, जहाँ तक मुझे याद है कि जो हथकरघा जो उद्योग है, हथकरघा यानी हाथ से बना हुआ जो काम हो रहा था, तो वो अगर साड़ी पहनती तो वो एक एक साड़ी वहाँ से लेती, मतलब सूत की कती हुई साड़ी वो पहन के आती तो वो खरीदती उसको, जिससे शायद जो सूत काटने वाले लोग थे उन्हें उस चीज़ का फ़ायदा या बेनिफिट होता, और हमारा जो हाथ से बना हुआ हथकरघा यानी हमारे देश का एक उद्योग को बढ़ावा मिलता। तो कोई मतलब इसमें कोई वो नहीं था, अगर वो साड़ी पहन लेती तो कोई बुराई नहीं थी। भाई मंदिरों में जाना, अगर अपने वो भी शायद चाहते होंगे कि हमारी भारत माता जैसी दिखाई देती है, हमारे देश की बहनें वैसी दिखाई दे, ऐसी सोच रही होगी उनके दिमाग में। तो आप क्या ये नहीं मानती कि उन्होंने, महात्मा गांधी ने नारी की एक वर्ग का अपमान किया? उस समय मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जान सकती कि महात्मा गांधी जब ये कह रहे होंगे तो उनके क्या मनोभाव रहे होंगे, जब ये घटना घटी होगी तो क्या स्थिति रही होगी। आज वर्तमान परिवेश में बैठ के उस समय क्या घटना घटी, इसका मैं कैसे अनुमान लगाऊं? मैं उसका क्या कि उस समय वाकया क्या हो रहा था, सिचुएशन कैसी थी, तो ये तो प्रश्न मेरे लिए बहुत ही कठिन है। लेकिन अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अपन महात्मा गांधी के लिए आप लोगों ने क्षमा कर दिया, इसका मतलब ये हुआ। और अब मैं सुमन जी आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये बताइए कि वेशभूषा में नारी की जो साड़ी आई है, ये भारत में ही है कि भारत के बाहर भी है? महाराज जी, ये भारत के बाहर भी है, क्योंकि साड़ी जो है वह नारी की आदर्श परिधान माना जाता है, और ये आदर्श परिधान जो है व्यक्ति के मस्तिष्क पर एक सकारात्मक प्रभाव डालता है, बजाय और परिधानों के सूट। क्या एक आपसे मैं बीच में बोल रहा हूँ हाँ जी। कि एक बार हमारे देश के राष्ट्रपति KR नारायणन ने कहा था कि साड़ी विश्व की सबसे सुंदर परिधान है, सबसे सुंदर परिधान है। क्या आप इससे सहमत हैं? जी महाराज जी, क्योंकि हमारी जो भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा तो आपने पाटिल जी नहीं है। आप कभी गाउन वगैरह नहीं पहनती क्या? नहीं महाराज जी, कभी नहीं पहनती? नहीं सलवार सूट नहीं, कभी कभी तो पहन लेते नहीं, होंगे। शादी के पहले पहना है। तो अच्छा। हमारे पति देव जी हैं, उनको हम गाउन में पसंद नहीं है, ना ही सूट में पसंद है। वो घर में भी हमको बोलते हैं जब भी आओ तो साड़ी में रहा करो हमारे साथ। वो हमको अच्छा, पहनना भी इसका अलाउ मतलब नहीं है कि करते हैं। आपकी स्वतंत्रता वो बाधित कर रहे हैं? नहीं, विभाजित नहीं कर रहे। और फिर दूसरी चीज ये है कि हर चीज का एक समय रहता है। जब तक आपने शादी बहुत नहीं अच्छी हुई, बात बता दी कि आपके साथ शोषण हो रहा है। नहीं महाराज जी, शादी के पहले की बात अलग रहती है। आप हर चीज पहन सकते हो, ठीक है, आपकी मर्यादा एक अलग होती है। लेकिन शादी के बाद जहाँ आप एक परिवार में, परिवार की जन्मभूमि बन जाते हैं, वहाँ पर आपका दायित्व बनता है कि भाई आप सबको साथ में लेते हुए चलें। ये कोई भी सास ससुर नहीं चाहेंगे कि भाई हमारी बहू सूट में आए या गाउन में आए हमारे साथ, हमारे इसमें सामने। क्या दिक्कत है? सूट में आने में क्या दिक्कत मर्यादा है? और संस्कार वहाँ कहाँ रह जाते हैं? कविता जी आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ससुर के सामने या सास के सामने? मेरी जो सासू माँ है उनकी जो उम्र है वो 90 साल की है, और मेरे ससुर भी 90 साल के हैं। अभी थोड़े दिन पहले वो सीढ़ियों पे से गिर गई तो कमर में काफ़ी चोट आई। वो साड़ी पहना करती थी। अभी जब वो बेड पे रही पूरे टाइम तो मैंने उन्हें गाउन पहनाया, क्योंकि उनका एक कपड़ा आसानी से उतारना धोना शायद मेरे लिए बहुत ही आसान था, आरामदायक था। और मैं खुद भी जैसे 5 बजे से मुझे उठना है, मुझे घर के काम करने, फिर बच्चे को पढ़ाना है, फिर मुझे ऑफिस जाना है, फिर पेट्रोल पंप संभालना है, बाहर आने वाले लोगों से मुझे मिलना है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि भाई 9-10 बजे तक हम अपना सारा काम खत्म करके फिर हम अपने देसी परिधान पे आ जाए। उसके पहले मैं घर में गाउन भी पहन लेती हूँ, सूट भी पहन लेती हूँ। मेरी सासू माँ, क्योंकि मुझे उन्हें कोई एक कपड़ा पहनाना है, तो उस समय गाउन जो था उनके लिए काफ़ी वो आरामदेह था, तो उसे उनको मैंने गाउन पहनाया। अब उन्हें मेरे जो पुराना समय था आज से 4 साल पहले, जब शायद 14 साल पहले, मुझे पता ही नहीं, याद ही नहीं आ रहा, मेरी शादी को इतना टाइम हो गया है, 14-15 साल पहले जब हम इसी घर में आए थे तो मुझे इतने पल्ले पे भी ना डांट गल जाती थी। अब रहते रहते जो मेरे सास ससुर मेरे साथ रह रहे हैं,
अब हम लोगों के बीच मजाक भी होने लगा, हम दोनों के बीच बात भी होने लगी, क्योंकि मैं उनका पूरा ख्याल रखती हूँ। तो मेरा परिधान, मेरे सर पे से पल्ला कभी नहीं सरका, लेकिन मेरा परिधान मेरे संस्कारों के बीच कभी बाधा नहीं बना, क्योंकि वो शायद मैंने सूट पहना है या मैंने गाउन पहना, लेकिन मैं उन दोनों का काम कर रही हूँ लगातार, जो मेरी ड्यूटी है, जो मेरा कर्तव्य। अच्छा, एक बात बताइए, आपके जेठ जी विधायक हैं, जी जी, वो क्या पसंद करते हैं आपको बिना साड़ी के? नहीं तो मैं उनके सामने आती नहीं हूँ ना, मैं उनके सामने नहीं आती हूँ बिना साड़ी के। तो इसका मतलब क्या है? नहीं तो भाई क्या, मैंने आपको बताया 9 बजे तक मेरे घर की अंदर की जो सीमा है वो किसी ने बांधा नहीं है। मैं खुद भी, मुझे ऐसा लगता है मुझे लोगों से मिलना है दिन भर। यानी इसका मतलब घर की सीमा में कोई भी कपड़े पहने जा सकते हैं। जी बिल्कुल, आपका ये कहना है। हाँ, हाँ। लेकिन बाहर निकले तो सलीके से निकले। हाँ। बहुत सुंदर। सुनीता जी, आप ये बताइए कि माँ को संस्कार, नारी को संस्कार देने का दायित्व तो सौंपा जाता है, क्या उसका अकेला कर्तव्य है या पति देव का भी कर्तव्य संस्कार देने का? माँ का कर्तव्य तो होता ही है, लेकिन पिता का कर्तव्य भी होता है। दोनों को संस्कार देना चाहिए। कुछ बाहर के जो काम होते हैं वो पिता को संभालना चाहिए, और जो घर संबंधी बात होती है वो माँ को संभालना चाहिए। संस्कार दोनों को देना चाहिए। संस्कार देने का कार्य, रजनी जी, वर्तमान में क्या नारी अपने विश्वास के साथ या पूर्णता के रूप में बोध के साथ कर रही है क्या? जी महाराज जी, संस्कार नारी ही देती है बच्चों। देती है नहीं, क्या वर्तमान समय में वह दे रही है या नहीं दे पा रही है? दे रही है, नारी ही संस्कार दे रही है। अपने बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको तो नारी ही संस्कार देती है। क्या है, पिता तो चले जाते हैं, घर में नारी रहती, बच्चे नारी मम्मी पापा मम्मी के साथ ही रहते हैं, तो बच्चों को कहाँ जाना, कहाँ उठना बैठना, कैसे कपड़े पहनना, किससे क्या बोलना है, ये सब संस्कार माता ही देती है बच्चों को। भरत जी, जैसा परिवेश चल रहा है, वर्तमान नारी आज पुरुष से न केवल परिधान के मामले में बल्कि जॉब हो या किसी भी क्षेत्र में वो बराबर रहना चाहती है। तो अब केवल पुरुष नहीं करता है जॉब, महिला भी जॉब करती है। तो घर में होती है आया, जो बच्चे का ख्याल रखती है। तो क्या आया उतना संस्कार दे पाएगी जितना माँ दे सकती है? इस विषय में ऋतिक जी ने जो सवाल खड़ा किया है, इसका जवाब कविता जी आप दे देंगी क्या? भाई दोनों को बाहर निकलना है, दोनों को काम करना है। तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर की ड्यूटी में है, अगर हम लोग प्राइवेट जॉब में हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे लिए हमारा जो अक्स है, हम अपने आप को आईने में अगर देखते हैं तो हम जो हैं वही हमारे बच्चे बनने वाले हैं। हम जैसे दिखते हैं, हम जो करते हैं, हम अच्छा पढ़ने में हैं, तो अगर हम उनके साथ हैं तो वो हमारा अक्स है। हम कैसे हैं, आज से 20 साल बाद हमारा बच्चा बताने वाला है कि हमारे माँ बाप क्या थे। अगर आप बात कर रहे हैं, अगर हम दोनों प्राइवेट सेक्टर के जॉब में हैं, तो हमें अपने जॉब टाइप पीरियड को अलग अलग करना चाहिए कि भाई मॉर्निंग ड्यूटी आप जाइए और इवनिंग हम जा रहे हैं, फिर आप इवनिंग शिफ्ट करिए। बीच में जो 4 घंटे का समय है वो हमें वैसा निकालना है जब हम लोग दोनों साथ में होंगे। ये बात एक समस्या बहुत बड़ी खड़ी कर दी कि दोनों जब जॉब करने लगते हैं तो बच्चे जो होते हैं वो बच्चे आवारा हो जाते हैं। नहीं महाराज जी, परिवार तो छोटे भी परिवार जो ज्वाइंट परिवार होता था ना, जो हम संस्कार की बात ज्वाइंट परिवार आज वर्तमान में कहाँ है ज्यादा? वही तो महाराज जी, इसमें भी पूरा योगदान अगर मैं बोलना चाहूंगा तो नारी एक बहुत बड़ा कारण इसमें है, क्योंकि शादी के पहले की सारी संस्कार नारी के उससे अनुसार ही जाते हैं। और कहते हैं कि शादी के मतलब नारी जो है वो केवल एक परिवार नहीं 2 परिवारों का रक्षण करती है। तो छोटे परिवार होना क्या नारी नहीं, तो मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे मेरी माँ ने संस्कार दिए, मैं लड़की हूँ, तो आप लड़के हैं तो आपको भी आपकी माँ ने उतना ही संस्कार दिए। अवश्य दिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे छोटा परिवार है, अगर जरूरत नहीं है कि आप स्त्री जो है उसको जॉब की आवश्यकता नहीं है, लेकिन केवल इस विषय पर कि नहीं मैं और जो पुरुष है यानी हम बराबर हैं तो हम भी जॉब करेंगे, तो क्या जरूरी है उसको भी जॉब करना? मैं आपसे कहना चाहूंगी, क्योंकि लड़कों को ये बहुत बुरा लगता है टैग कि अगर वो जॉब लेस है, वो घर में बैठे, तो उन्हें इस बात का डर जैसे मान लीजिए दोनों ने जॉब इंटरव्यू दिए और लड़की आपसे ज्यादा कमाने वाली जॉब पे है, कोई एक बंदा जॉब कर सकता है लड़के और लड़कियों में से, तो सबकी तरफ से फोर्स होता है तुम चाहे कम पैसे मिल रहे हो पर तुम घर में रहो, मुझे जॉब करने दो, यानी पुरुष को जॉब करने दो। तो भाई आप क्यों नहीं सेक्रीफाइस करते अपने बच्चों के लिए कि भैया हम घर में बैठ रहे हैं, तुम्हें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तुम जॉब करोगी, क्योंकि आपके अंदर एक सेल्फ, आपको ईगो है आप लोगों के अंदर
कि आपके अंदर कुंठा नहीं, ईगो आप ऐसा आरोप नहीं लगा सकती है कि ईगो है, परंतु ये तो ईगो लड़कियों को भी रहता है कि मैं तो जॉब करूंगी चाहे पैसे की जरूरत हो या नहीं हो, हम तो करेंगे जॉब। मुनीश्री, आप मुझे ये बताइए कि जैसे दोनों हैं, जैसे ये और मैं, हम लोग अभी नाटक प्ले करते हैं कि मान लीजिए मैं इनकी वाइफ हूँ, ये मेरे मिस्टर हैं, माना कि जी, और हम लोग दोनों ने इंटरव्यू दिया है, आपको और मुझे ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है और मेरा काम भी बड़ा आसान है, मुझे पढ़ाना है, मैं पढ़ाने जा रही हूँ, मैं 2 बजे तक मैं शाम को 6 बजे तक घर आ जाऊँगी। आपको जो जॉब है वो आपको भी मिल रहा है, पर आपको कम सैलरी मिल रही है और वही जॉब है, टीचिंग का जॉब नहीं है, आपका कुछ और जॉब है, तो आप मुझे फोर्स करोगे कि मुझे जॉब करना चाहिए कि आपको? हम दोनों में से एक रह सकते हैं। मैं फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मेरा एक मत हमेशा रहता है कि बच्चों के लिए, अगर जैसे हम सिर्फ केवल बच्चों की बात करें, तो जो संस्कार माँ दे सकती है वो कितना भी कर लो पिता नहीं दे सकता। क्यों माँ नहीं दे सकता, वो एक माँ में जो ममता होती है, आप माँ को ममता की मूर्त क्यों? ठीक है, तो 6 महीने आप जॉब करोगे, 6 महीने हम, 6 महीने आप जॉब करो, 6 महीने हम करेंगे, तो अब 6 महीने के संस्कार उसमें थोड़े से कम आएंगे, हम शाम को उसके साथ रहेंगे। नहीं, लेकिन जब 6 महीने माँ का वियोग, माँ का संपर्क नहीं रहेगा, तो 6 महीने में बच्चे के माँ के दिए हुए संस्कार मिट भी सकते हैं। जी महाराज जी, भैया का कहना बिल्कुल सही है कि जो संस्कार देने का जो कर्तव्य है, जो माँ जितने अच्छे से निभा सकती है उतने अच्छे से पुरुष नहीं निभा सकते। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, आप लोगों ने देखा होगा वीर शिवाजी सीरियल, उसमें जीजा माँ जो हैं, उनके पति आदिल शाही शासन में एक मामूली सूबेदार थे, लेकिन जीजा माँ ने अकेले रहकर, उनके पास ना तो ज्यादा संपत्ति थी ना सेना थी, कुछ भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने वीर शिवाजी को कूटनीति, राजनीति, धर्म नीति, अर्थनीति और व्यवहारिक ज्ञान हर चीज सिखाया, यानी कि हमारा उन्होंने संस्कार भी दिए, और उन्हीं वीर शिवाजी के बलबूते पर आज हमारा राष्ट्र का निर्माण हुआ है। नहीं तो हमारा राष्ट्र चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि हमने अपने बच्चे को, जो हमारा बेटा है, उसे हमने कुछ दिया ही नहीं, हमने केवल अपनी बेटी को ही सब कुछ दिया है, क्योंकि उसे तो कुछ आ ही नहीं रहा, वो कुछ सिखा ही नहीं पा रहा। माइक डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक दूसरा ले लीजिए आप। माइक डिस्टर्ब कर रहा है, क्या कारण है? मतलब आप ये कहना चाहूंगी कि हमारे 2 बच्चे हैं, तो हमने लड़की को जीवन का सारा सार दे दिया, और अगर मेरा लड़का है, मेरे 2 लड़के हैं, तो मैं उनको कुछ नहीं सिखा पाई, क्योंकि वो अपने बच्चों को तो कुछ दे ही नहीं पा रहे। तो बच्चे तो फिर लड़के होने ही नहीं चाहिए, लड़के ही लड़कियां होनी चाहिए ना भैया, फिर तो लड़के ही संस्कारवान हैं, लड़के तो फिर लड़कों के लिए क्यों मरे जाते हैं लोग? लड़के को हाँ, एक बात ये और बताइए, क्या समाज में चल जाएगा? बेटा क्यों चाहती, बेटी क्यों नहीं चाहती है? सबसे ज्यादा महिला की दुश्मन महिला होती है, सबसे ज्यादा महिला की दुश्मन महिला होती है, महिला स्वयं बेटी का निषेध करती है। इस पर आप लोग क्या मानते हैं? बोलिए, जल्दी बोलिए, आप लोग कमेंट से दीजिए। नहीं है महाराज जी कि एक महिला की दुश्मन है, महिला की दुश्मन है। जब भी बहू पर अत्याचार करेगी सास करेगी, जब भी बेटी का निषेध करेगी तो सास करेगी, महिला ही करेगी, देवरानी करेगी, जिठानी करेगी, ये सारा अत्याचार महिला पर महिला क्यों करती है? नहीं, ये जो बहुएं का शोषण करने वाली जो सासें हैं, कहीं नहीं, आप जो इसका सही उत्तर दीजिए। तो उनकी सोच संकीर्ण है महाराज जी। यदि हमारी सोच, तो ये अत्याचार, जितना भी अत्याचार, दहेज प्रथा में दहेज मांगने का काम अगर कोई करती है तो सास क्यों करती है? सास क्यों आग लगाने के लिए तैयार हो जाती है बहू के लिए? हाँ, दे दो, तो आप दे दो जवाब। है वो पीछे से बंदूक है ना, महिलाओं के कांधे पे रख के चलाई जाती है, तुम बोल दो, हम नहीं बोल रहे हैं, तुम ही बोल दो, ये वाली बात आ जाती है। यानी इसका मतलब आप ये सोचती महिला इतनी मूर्ख होती है कि दूसरे के कंधे पर, अपने कंधे पर बंदूक चलवा लेती है। बात ये है कि उन्हें जेलिसी है, उन्हें अपनी बहू जो है दूसरे वाली सास, जैसे दूसरे परिवार, अब आपने अब आगे ना, सास और बहू, महिला के प्रति ईर्ष्या जरूर रहती है बहुत सारी है, क्योंकि वो अपनी बहू को और दूसरी वाली सास की बहू से अच्छा बनाना चाहती है ना, इसलिए उसे लगता है कि उसकी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहू में ये कमी क्यों है? भाई, जब तक कमियां नहीं निकालेंगे तब तक वो कैसे वो सामने वाला अच्छा होने वाला, तो वो कमियां ढूंढती रहती हैं। बहुत अच्छा हुआ, और आज की इस बहस में एक निर्णय पर हम लोग पहुंचे हैं, निष्कर्ष पर, कि महिलाओं को स्वतंत्रता होना चाहिए, स्वच्छंदता नहीं। स्वयंवर रचने की उसे छूट दी जाना चाहिए, लेकिन उसके पहले इतने परिपक्व कर दिया जाए कि वह अपने स्वयं
को चुनने वाले गुण दोष का निर्णय कर सके। तीसरी बात निर्णय में आई है निष्कर्ष में कि संस्कार देने का काम महिला को ही करना चाहिए, साथ में पुरुष को भी मिलना चाहिए। चौथी बात ये कि निर्णय में ये आई महिलाओं के लिए पुरुष का भेष बनाने की अपेक्षा उनके लिए पुरुष जैसे गुण प्राप्त करना चाहिए। तो महिला की मात्र भेष बदलने से, फैशन धारण करने से आधुनिकता नहीं आती है। आधुनिकता अगर आती है तो वर्तमान में जीने से, और जो वर्तमान में जीते हैं तो हम आधुनिक अवश्य बन जाते हैं। जब भूत और भविष्य में जीते हैं तो आधुनिक नहीं बन पाते हैं। इस तरीके से यह बहस यहीं पर हमारी ब्राह्म को प्राप्त हो रही है। निर्णय जो निकला है वह यही है कि स्वतंत्रता अवश्य मिलना चाहिए ताकि नारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राप्त करे, शोषण के विरुद्ध लड़ सके और नारी सशक्त हो, और सशक्त के साथ रोजगार में अपना एक स्तर बनाए, सैन्य शिक्षा में भी जाए और सैनिक भी नारी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आज का विराम। तो वर्तमान नारी आधुनिक नारी इस विषय पर एक बड़ी बहस यहाँ पर समाप्त होती है। इस कार्यक्रम के अंत में सारथी सेवा समूह आप जो विशेषज्ञ आए हैं सभी का अभिवादन करना चाहता है। तो मैं बुलाना चाहूँगा सारथी सेवा समूह के निर्देशक आगम राज जी और कोषाध्यक्ष सरल जी कि वो आए और जो विशेषज्ञ आए हैं उनका सम्मान करें। साथ ही मैं बुलाना चाहूँगा आज हमारे साथ मौजूद हैं मनोज जैन सक्सेस जी और अरुण चंदेरिया जी, वो भी आएँ और सम्मान में सहयोग करें। तो सबसे पहले आज जिन्होंने अपना हमें समय दिया, अपना समय निकाला, अपने जो ज्ञान है उसका इस्तेमाल करके हमें बताया, सबसे पहले हमारे साथ जुड़ी श्रीमती कविता जी। आइए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय हमारे इस कार्यक्रम में दिया। उसके बाद आज हमारे साथ जुड़ी दूसरे नंबर श्रीमती सुमन जैन सक्सेस जी। उन्होंने अपने विचारों से जो है आधुनिक नारी पर प्रभाव डाला, बताया कि किस तरह से जो है समय बदल रहा है। हमारे साथ जुड़ी थी श्रीमती रजनी जैन जी, वो भी आए और छोटा सा अभिवादन जो है वो स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ श्रीमती सीता जी, वो भी आए और सम्मान ग्रहण करें। चलिए इसी के साथ आज का यह जो कार्यक्रम है उसे हम समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे और भी ऐसे विषय हैं जो हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वार्थी नहीं सारथी बने, सभी को जय जिनेंद्र। पावर बॉडी केयर अश्वगंधा के गुणों से भरपूर, दे अपने परिवार को वो सुरक्षा जो उनका हक है। संपर्क करें 9425462862।